हेलो सभी को नमस्कार। और आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं आज का नया सेशन। और आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो इसमें हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में कि क्या क्या मेल और ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन को हम लोग आज ब्रीफ में स्टडी करेंगे, वन शॉट में कवर करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप इसको अच्छे से देखिए सेशन को, और हर एक चीज़ बहुत डीपली हम चाहेंगे कि आपको समझ में आ जाए। और चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि हमारा बना होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको हम लोग पेनिस कहते हैं, और इसमें हमारे जो मेल ऑर्गन है वो हमारा टेस्टिस है, जो कि ओवल इन शेप होता है, और 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी हमारी लेंथ होती है, और 2 से 3 सेंटीमीटर विड्थ होती है। ठीक है। और ये जो हमारा टेस्टिस है ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, यानी कि बॉडी के ये बाहर होता है। बॉडी के बाहर क्यों होता है? क्योंकि हमें स्पर्म को निकालने के लिए 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर लोअर होना चाहिए बॉडी, या यूँ कहें स्पर्म फॉर्मेशन के लिए 2 से 2.5 डिग्री का टेम्परेचर लेस होना चाहिए एज कंपेयर टू बॉडी हमारे। तो इसलिए हमारा ये जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटम में पाया जाता है। तो ये है हमारा। फिर अब देखते हैं एसेसरी क्या क्या इनके डक्ट्स और ग्लैंड्स हैं। तो हमारा एसेसरी जो डक्ट्स हैं वो देखते हैं, जूम कर लेते हैं। तो एसेसरी जो हमारा डक्ट है ये हमारा ये टेस्टिस है। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है टेस्टिस से जुड़ा हुआ, इसे हम लोग एपिडिडमिस कहते हैं। ये हमारी वास डिफरेंस है। ठीक है, वास डिफरेंस, ये ऊपर वाला पोर्शन एपिडिडमिस है। और ये वास डिफरेंस के साथ हमारा ऊपर से सेमिनल वेसिकल का जो हमारा सिक्रेशन है वो, और स्पर्म जो हमारा है वास डिफरेंस के थ्रू मिल के एक कलेक्टिव डक्ट बनाते हैं जिसको इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। और ये जो हमारा यूरेथ्रा है जो कि एक्सटर्नल ओपनिंग है। ठीक है, तो ये है हमारा, ये सेमिनल वेसिकल है, यहाँ से सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन, और ये जो है हमारा दोनों मिलके एक इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं ये वाली, और इसीलिए ये हमारा इजैकुलेटरी डक्ट कहलाता है। बाद में इसमें बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के भी सेक्रेशन इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, और ये यूरेथ्रा के तो बाहर आते हैं। अब प्रोस्टेट ग्लैंड के भी इनमें सेक्रेशन आ जाते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड के भी सेक्रेशन आ जाते हैं। तो सारे सेक्रेशन मिलके हमारे यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर, तो टेस्टिस हमारा जो है कि अंदर 250 के लगभग पार्ट में डिवाइडेड होता है। जैसे ये पार्ट ये जितने हैं सब ये जितने पार्ट हैं ये बोले जाते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। यानी कि आवर टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू 250 कंपार्टमेंट्स एंड नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, ये जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। ये 2 से 3 हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में पाए जाते हैं। अब जब हम इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को जूम करके अंदर के साइड में देखते हैं, इसके
ल्यूमेन के अंदर देखते हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसमें बाहर के साइड में ये लगा हुआ है हमारा स्पर्म या बोल सकते हैं स्पर्मेटिड, और अंदर के साइड में जो ये सेल्स लगी हुई, ये सेल्स लगी हैं, इनको बोलते हैं सर्टोली सेल्स। ये सर्टोली सेल्स हैं। प्रोवाइड न्यूट्रिशन, यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स या फिर स्पर्मेटिड्स को ये न्यूट्रिशन को देते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज़ें हो गई। अब ये दो मान हमने पढ़ा है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 2 से 3 होते हैं, तो 2 से 3 टेस्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। तो मान लीजिए एक ये है और दूसरा ये है, तो इनके बीच में कुछ सेल्स पाए जाएंगे, तो ये जो सेल्स पाए जाते हैं उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स। तो दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो सेल्स पाए जाते हैं उनको इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स कहते हैं, और ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिनको बोलते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन फॉर्मेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और बाद में इसमें और भी सारे हमारे ब्लड वेसल्स भी इन स्पेसेस में आए रहते हैं, और कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी होते हैं जो हमें इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करते हैं उस एरिया में। तो ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं टेस्टिस के अंदर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम लोग इस चीज़ को जो है कि गैमेटोजेनेसिस या इसको बोल सकते हैं मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस, ये हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। तो ये हमारा जनरली मेल स्ट्रक्चर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, उसको थोड़ा सा और ब्रीफ कर लेते हैं। तो ये देखिए सेम थिंग है, ये हमारा ग्लांस पेनिस, जो पेनिस का एंटीरियर पार्ट है जो थोड़ा सा स्वेल पोर्शन होता है, इसके ऊपर की स्किन को फोर स्क्रीन बोलते हैं। ये जो इरेक्टाइल टिश्यू है जो पेनिस को इरेक्ट करने में हेल्प करता है, ये हमारा वासा इफ्रेंसिया है जो कि टेस्टिस से स्पर्म को रिसीव करता है, और ये हमारा टेस्टिस है जैसा कि देख रहे हैं। ये वास डिफरेंस है, यहाँ पे लिखा हुआ है वास डिफरेंस। ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से आता है लूप करके। ठीक है, ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये हमारा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, ये हमारा सेमिनल वेसिकल है। तो यह सारे स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ये रेड टेस्टिस है, ठीक है, ये वासा इफ्रेंसिया है, ठीक है। इपिडिडमिस, ये ऊपर वाला पोर्शन इपिडिडमिस है, जो ऊपर का पोर्शन ये है इपिडिडमिस। अब बाकी हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को देख ही लिया है कि जो 250 कंपार्टमेंट है वो टेस्टिकुलर। तो यहाँ पे देखिए और क्लियर दिख रहा है कि ये हमारे वास डिफरेंस हैं, इधर से दोनों टेस्टिस से आए हुए हैं। ये सेमिनल वेसिकल्स है, ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, और यहाँ से फिर एक इजैक्युलेटरी डक्ट आ रही है, और बाद में इसमें बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का भी सिक्रेशन इंक्लूड हो जाता है, और ये यूरेथ्रा के रूप में कंटिन्यू करते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्या क्या वर्क है इनके। सेमिनल वेसिकल्स क्या करता है, प्रोवाइड फ्रक्टोज कैल्शियम एंजाइम, ये प्रोवाइड करता है, स्पर्म के साथ होके ये मिक्स होके आता है। ठीक है, और ये जो है दोनों मिलके सेमिनल प्लाज्मा बना लेते हैं। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड का भी सिक्रेशन इसमें ऐड हो जाता है, तो यानी कि सेमिनल वेसिकल का, प्रोस्टेट ग्लैंड का, और जो हमारा टेस्टिस से स्पर्म निकल रहा है, ये तीनों सब मिलके सेमिनल प्लाज्मा बना देते हैं। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से भी सिक्रेशन निकलते हैं, ऐड हो जाते हैं, और ख़ास तौर से इनका वर्क है लुब्रिकेशन इन पेनिस, ताकि स्पर्म को फ्लो करने में या सेमिनल प्लाज्मा को फ्लो करने में इजीनेस रहे। तो पहले ये क्लियर कर देता है, रूट जो है ये रूट को क्लियर कर देता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से निकला हुआ सिक्रेशन, उसके बाद सेमिनल प्लाज्मा आता है। ठीक है, तो ये है। तो सेमिनल प्लाज्मा क्या है, प्रोवाइड फ्रक्टोज कैल्शियम, सेम थिंग दिया हुआ है यहाँ पे, लुब्रिकेशन। ठीक है, तो टेस्टिस से स्पर्म आता है यूरेथ्रा तक, और उसके बाद आउटसाइड। तो ये ब्रीफ है हमारा
मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, या बोल सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म फॉर्मेशन या गेमेट फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ मेल में जर्म सेल से, या यूँ बोले कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म थ्रू द जर्म सेल इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। और अगर गेमेट बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ गेमेट, देन इट इज़ नोन एज गेमेटोजेनेसिस। तो गेमेटोजेनेसिस की बात अगर करें तो मेल में जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करता है, और फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी है जो ओवा या एग प्रोड्यूस करती है। तो अब गेमेटोजेनेसिस में देखेंगे तो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में oogenesis। तो अभी फ़िलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं मेल के बारे में, तो मेल के बारे में हम लोग देखते हैं स्टेप्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं, क्या क्या है। तो कह रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होगी, जब प्यूबर्टी आएगी, यानी कि जब हम लोग टीन एज में इंटर करेंगे तो धीरे धीरे हम मैच्योर होने लगेंगे और हमारे ग्लैंड्स और टेस्टिस मैच्योर होने लगेंगे। तो उस समय सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्टार्ट हो जाएगा हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसमें स्पर्मेटोगोनियल सेल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे जैसे ये छोटे छोटे सेल्स हैं, ये छोटे छोटे सेल्स हैं, मान लीजिए ये स्पर्मेटोगोनियल सेल्स पाए जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, जो कि बहुत रैपिड माइटोटिक डिवीज़न करते हैं। और माइटोसिस जब करते हैं तो ये बहुत सारा सेल बना लेते हैं, और ये जो न्यू सेल बने हैं स्पर्मेटोगोनियल सेल्स से, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की तरह वर्क करने लगते हैं। और इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फिर फर्दर मियोटिक डिवीजन होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा। और रिडक्शनल डिवीजन जब होगा तो ये जो डिवीजन होगा इसके बाद ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। तो पहले चूँकि स्पर्मेटोगोनियल सेल्स में डिप्लॉयड है, यानी कि ये एक तरह से इसमें क्रोमोजोम नंबर्स पेयर्स में है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं। तो माइटोटिक डिवीजन हुआ है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में भी 46 होंगे। अब यहाँ से मियोटिक डिवीजन हुआ है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना है, वो भी रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोजोम रिड्यूस होके हाफ हो जाएंगे, यानी कि 23 क्रोमोजोम्स हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, ये जो स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये अटैच्ड हो जाएंगे। ठीक है। और फिर इनमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, और ये फिर स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड्स में जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये जाके सर्टोली सेल से अटैच हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्या है, स्पर्मेटोगोनियल सेल में माइटोटिक डिवीजन होगा, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा, फिर यहाँ पे फर्स्ट मियोसिस होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोसिस होगा तो स्पर्मेटिड्स बनेंगे। ठीक है। तो ये मियोसिस सेकेंड, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। तो यहाँ पे मियोसिस सेकेंड में देखिए ये बना हुआ है स्पर्मेटिड्स, इमेच्योर एंड राउंड सेल्स, यानी कि इसमें अभी टेल नहीं होता है, ये टेल नहीं रहता है, ये जो टेल वाला पोर्शन है स्पर्मेटिड्स में नहीं पाया जाता क्योंकि ये मैच्योर नहीं होते हैं। ठीक है। तो ठीक है, तो ये भी 23 क्रोमोसोम्स कंटेन करते हैं स्पर्मेटिड्स। तो ये है प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस में। फर्स्ट क्या है, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स में माइटोटिक डिवीजन, उसके बाद फर्स्ट मियोसिस, उसके बाद सेकेंड मियोसिस, और यहाँ से ये स्पर्मेटिड बन जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला जो पॉइंट है कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म कैसा है। हाँ, तो हमारा जो स्पर्म है वो इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक हेड रीजन, एक नेक रीजन, और एक जो है टेल रीजन। 3 पार्ट्स का बना होता है।
जो हेड रीजन होता है उसमें आगे के साइड में कुछ एंजाइम होते हैं और आगे वाला पोर्शन एक्रोसोम बोला जाता है, ठीक है। और यही हमारा इसमें न्यूक्लियस वाला असली पार्ट होता है, यानी हेड रीजन में ही हमारा न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके बाद जो नेक रीजन है वो रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें खूब सारा माइटोकॉन्ड्रिया रहता है ताकि एनर्जी दे सके मूवमेंट के लिए। और जो टेल है ये मोटेलिटी यानी कि मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद अब कह रहा है कि कितना स्पर्म अगर निकले तो ये हेल्दी होगा फर्टिलाइजेशन के लिए। तो कह रहा है कि एक बार में 200 से 300 मिलियंस स्पर्म निकलते हैं। अगर उसमें से 60% नॉर्मल हैं, ठीक है, शेप इन साइज में, और 40% कम से कम एक्टिव हैं, एक्टिव यानी कि वो मोटाइल हैं, फास्ट मूविंग हैं, तब तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बनते हैं, नहीं तो फर्टिलाइजेशन के चांस कम होंगे। अब कह रहा है ट्रांसपोर्ट पाथवे, कैसे कैसे स्पर्म रिलीज होता है। तो कह रहा है सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आता है एपिडिडमिस में विथ द हेल्प ऑफ वासा एप्रेंसिया रेड टेस्टिस। इसके बाद एपिडिडमिस से वास डिफरेंस में, और वास डिफरेंस से फिर एजेकुलेटरी डक्ट में आता है, और साथ में इनके प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल के भी जो सिक्रीशंस हैं वो आते हैं, और लास्ट में एजेकुलेटरी डक्ट जो है वो यूरेथ्रा में रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पोर्शन है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट पाथवे कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये अब कुछ देखना है हार्मोनल कंट्रोल की, कैसे हार्मोनल बैलेंस ज़रूरी है नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। तो कह रहे हैं कि स्पर्म कब प्रोड्यूस होगा, जब हमारी ब्रेन में जो हाइपोथैलेमिक ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा कि आप गोनेडोट्रोपिन्स को रिलीज कीजिए। गोनेडोट्रोपिन्स क्या है, यही LH और FSH है। तो LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो LH क्या करेगा, LH जाएगा लेडिक सेल्स पे एक्ट करेगा, उनको स्टिमुलेट करेगा एंड्रोजन प्रोडक्शन के लिए। एंड्रोजन क्या करेगा, वो करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टार्ट, या यूँ कहेंगे स्पर्मेटोगोनियल सेल्स में मियोटिक डिवीजन स्टिमुलेट कराएगा। अब FSH क्या करेगा, FSH आएगा सर्टोली सेल्स पे। सर्टोली सेल्स से ये जब इनमें इमेच्योर स्पर्मेटिड्स हैं उनको स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट कराने के लिए स्टिमुलेट करेगा। यानी FSH सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, कुछ फैक्टर्स रिलीज करवाएगा जिनके हेल्प से स्पर्मियोजेनेसिस होगी। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब जो हमारे इनमेच्योर स्पर्म हैं या स्पर्मेटोजोआ हैं वो मेच्योर होंगे, ठीक है। तो ये हमारे मेन जो प्रोसेसेस हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की वो हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस को हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं माइंड मैप के थ्रू। स्पर्मेटोगोनियल सेल्स जो कि ट्यूब्यूल वॉल में पाए जाते हैं सेमिनिफेरस के, यहाँ पे माइटोसिस होता है, फास्ट माइटोसिस, रैपिड माइटोसिस होता है, और ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये फिर एक्ट करने लगता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। दोनों में ही जो है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, या यूं कहें बोथ आर डिप्लॉयड सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होता है और यहाँ से 2 हैप्लॉयड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये 2 हैप्लॉयड सेल फिर फर्दर डिवीज़न करते हैं और इस तरह 4 सेल्स एट लास्ट प्रोड्यूस होता है, और ये हमारा है इमेच्योर स्पर्मेटोजोआ। ये हमारा है इमेच्योर स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। अब बाद में ये जो हमारे
स्पर्मेटिड्स कहलाते हैं। जो इमेच्योर स्पर्मेटोजोआ है ये मेच्योर होते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म में। ठीक है, तो ये है स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ, ये इसकी हायरार्की है। तो ये हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, कैसे वर्क करता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पेल्विक रीजन में पाया जाता है। हमारा भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो भी पेल्विक रीजन में पाया जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग पेल्विक बोन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके क्या क्या पार्ट हैं, तो इनमें पेयर ऑफ ओवरी पाई जाती है, ये 2 ओवरीज हैं, ये यूटेरस है, ये जो है सर्वाइकल कैनाल है और इसकी ओपनिंग को सर्विक्स बोलते हैं, और जो जिसमें ये ओपन होता है इसको बोलते हैं वेजाइना। ठीक है, तो ये हमारे मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जाते हैं। अब देखिए ओवरीज का क्या काम है, एग रिलीज करना, ओव्यूलेशन। ठीक है, ओविडक्ट का क्या काम है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। यूटेरस का क्या काम है, ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। सर्विक्स और वेजाइना बर्थ कैनाल का काम करता है या फिर बर्थ के लिए फैसिलिटेट करता है। और मेमरी ग्लैंड या मिल्क ग्लैंड, ठीक है, या ब्रेस्ट कह सकते हैं, यंग वन जो बेबी है उसको फीडिंग या न्यूट्रिशन के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ पे मेमरी ग्लैंड या फिर ब्रेस्ट है, तो इसके बारे में हम लोग अभी आगे डिटेल में देखेंगे। ये भी मेमरी लोब्स में डिवाइडेड होता है, फिर कैसे कैसे इनमें सारी चीज़ें होती हैं, कैसे मिल्क प्रोडक्शन होता है, ये आगे हम लोग आगे वाली स्लाइड पे देखेंगे। अभी हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में, एनाटॉमी इसकी और स्ट्रक्चर्स। तो कह रहा है कि इसका जो मेन पार्ट है जिसे ओवरी भी बोलते हैं, ये 2 to 4 सेंटीमीटर है लेंथ में। ठीक, और इसमें 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक तो पेरिफेरल कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, और ये जो स्ट्रोमल सेल्स का बना होता है, ओवेरियन स्ट्रोमा का बना होता है। ठीक है, और जो ओवरी है वो कवर्ड होती है वेरी थिन इपिथेलियल सेल्स या इपिथेलियल टिश्यू बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फॉलिकल्स डेवलप होते हैं ओवरी में। ठीक है, कॉर्टेक्स रीजन में। तो ये आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे दिया है ओवेरियन स्ट्रोमा, थिन इपिथेलियल टिश्यूज, ओवम ये है, मैच्योर होके बाद में ये कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारी चीज़ें, ये ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पेरिफेरल कॉर्टेक्स में कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। तो ये देखिए हमारा क्या है, ये यूटेरस है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड का होता है। ठीक है, ये ओवरी है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये जो हमारा है ओवरी 2 जगह से अटैच होता है, एक तो ओवेरियन लिगामेंट जो कि यूटेरस से अटैच्ड है। ठीक है, और ये पेल्विक वाल से भी अटैच होता है, तो पेल्विक वाल से भी अटैच होता है, 2 जगह से अटैच्ड रहता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं ओविडक्ट के डिफरेंट पार्ट क्या क्या है। तो ये ओवरी है, यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिसको फाइम्बरी भी बोला जाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि ओवम कलेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसका वाइडर पार्ट जो है एम्पुला बोला जाता है, एम्पुला, और ये वाला पोर्शन जो है इनफंडिबुलम बोला जाता है, जो फैम्बरी के जस्ट बाद वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। ठीक है, वाइडर वाला पार्ट एम्पुला है, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, और ये जो ये लास्ट वाला जो पोर्शन है ओविडक्ट का जो यूटेरस से कनेक्ट होता है, इसको इस्थमस बोलते हैं। ठीक है, ये नैरोवर होता है एज कंपेयर टू एम्पुला। अब यूटेरस को देखते हैं, यूटेरस किसका बना होता है। यूटेरस 3 लेयर्ड होता है। सबसे बाहर वाली लेयर को पेरीमेट्रियम बोलते हैं, एक्सटर्नल। ठीक है, मेम्ब्रेनस होती है। इनर वाली जो है वो मायोमेट्रियम है, जो स्मूथ मसल्स की बनी होती है।
ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शन करती है ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ बेबी, कॉन्ट्रैक्शन करती है, बेबी को एक्सपेल करने में हेल्प करती है। इंडोमेट्रियम जो है हमारी, वो क्या करती है, ग्लैंडुलर होती है, और ये ही यहीं पे बेबी का इम्प्लांटेशन होता है, या यूँ बोले जाइगोट या एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन, ये लास्ट वाली जो लेयर है इंडोमेट्रियम में ही इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। और ये खाली स्पेस है यूटेराइन कैविटी, ठीक है। और ये हमारा है सर्विकल कैनाल, और इसकी जो ओपनिंग है वो सर्विक्स है, ठीक है। और ओपनिंग कहाँ हो रही है, वजाइना में, और वजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल इज आल्सो नोन एज बर्थ कैनाल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी डिटेल्ड में हो गई यूटेरस के बारे में, ये हो गई ओविडक्ट के बारे में, ये हो गया क्रॉस सेक्शन ऑफ ओवरी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग फीमेल एक्सटर्नल जेनिटैलिया के बारे में देखेंगे, जो कलेक्टिवली वाल्वा भी बोला जाता है। वाल्वा यानी कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटैलिया, मॉन्स प्यूबिस, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, ये सब कलेक्टिवली बोले जाते हैं वाल्वा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका जो है मॉन्स प्यूबिस, ये जो है इस वो रीजन है जहाँ पे हमारा वेजाइनल ओपनिंग का सबसे अपर पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे फैटी टिश्यू पाए जाते हैं, कशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्यूबिक हेयर्स भी पाए जाते हैं आफ्टर द प्यूबर्टी, और इसके जस्ट नीचे जो पोर्शन है, ये जो स्वेल पोर्शन है, इसको बोलते हैं लेविया मेजोरा, ठीक है। अच्छा, ये जो मॉन्स प्यूबिस है, ये हमारी बोन्स को, जो पेल्विक रीजन में बोन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, ठीक है। और ये लेविया मेजोरा है जो कि फोल्डेड, स्किन फोल्डेड होती है, ये जो है हमारा हेल्प करता है, इसमें कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स, और ये खास तौर से ये वेजाइनल ओपनिंग को प्रोटेक्ट करता है, बैक्टीरिया वगैरह को इंटर नहीं करने देता, ठीक। ये लेविया माइनोरा है, अंदर का पोर्शन, ये मस्कुलर होता है, और ये वेजाइनल ओपनिंग को क्लोज करता है। और वेजाइनल ओपनिंग पार्शियली कवर्ड होती है एक मेम्ब्रेन से, जिसको बोलते हैं हाइमन। हाइमन ड्यूरिंग द फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होता है कि कभी कभी ब्रेक हो जाता है, तो और कभी कभी विदाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स भी ब्रेक हो सकता है। उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, ये तो फर्स्ट इंटरकोर्स होता है, कभी कभी ये हो सकता है आप कोई हैवी वर्क कर रहे हैं, स्पोर्ट कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, या सडनली फॉल हो जाते हैं, तो जब मसल्स पे खिंचाव आता है तो भी ये पार्शियल ओपनिंग जो हाइमन की ब्रेक हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हाइमन है तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि आपके पास कोई सेक्सुअल एक्सपीरियंस नहीं है, या नहीं है तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप जो है रिलायबल नहीं है, या फिर आप सेक्सुअली एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। ये दोनों ही केसेस को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सोसाइटी में मिथ क्रिएट है कि हाइमेन का अब्सेंस होना सेक्सुअल एक्सपीरियंस को इंडिकेट करता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। इसका मेन रीज़न ये है कि ये कभी भी हो सकता है, स्पोर्ट के थ्रू भी ब्रेक हो सकता है, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के भी थ्रू ब्रेक हो सकता है, ठीक है। अब ये जो है हमारी लेविया माइनोरा की जो एंटीरियर ज्वाइनिंग है अपर में, वहाँ पे एक पोर्शन पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्लिटोरिस, जो कि हमारे सेक्सुअल प्लीजर में हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो है हमारा वेजाइनल ओपनिंग है। तो वेजाइनल ओपनिंग हमारा
यहीं से स्पर्म एंट्री करता है और यहीं पे हमारा यूरेथ्रल भी, जस्ट वेजाइनल ओपनिंग के एबव यूरेथ्रल ओपनिंग भी है जहाँ से यूरिन निकलता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंतर्गत आ जाते हैं। अब इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को माइंड मैप के थ्रू कि ये मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, वेस्टिब्यूल और हाइमेन में डिवाइडेड होता है। मॉन्स प्यूबिस जो है उसका क्या, ये फैटी टिश्यू होता है। प्रोटेक्ट प्यूबिक सिम्फेसिस, जहाँ पे हमारा लेफ्ट पेल्विक रीजन का जो बोन है और राइट का वहाँ पे जहाँ ज्वाइन होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। फ्रिक्शन रिड्यूस करता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स और इस रीजन में प्यूबिक हेयर पाया जाता है। लैबिया मेजोरा जो है ये इंटर आर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे लैबिया माइनोरा, वेजाइना, इनको प्रोटेक्ट करता है। माइक्रोब्स की एंट्री से प्रोटेक्ट करता है। ग्लैंड्स कुछ रखता है जिससे स्किन ड्राई ना हो और वहाँ पे ये भी प्यूबिक हेयर रखता है। ठीक है, वेस्टिब्यूल का मतलब है वो एरिया जो हमारा लैबिया माइनोरा के अंदर पाया जाता है। तो लैबिया माइनोरा के अंदर है यूरेथ्रल ओपनिंग एंड वेजाइनल ओपनिंग। और हाइमेन तो हम लोग पार्शियल ओपनिंग ऑफ वेजाइना देख लिए हैं। तो ये है इम्पॉर्टेंट माइंड मैप ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब देखते हैं ब्रेस्ट के बारे में या मेमरी ग्लैंड के बारे में। तो मेमरी ग्लैंड्स को देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमारे ब्रेस्ट में सबसे पहला जो पोर्शन है एरियोला, जो डार्क कलर का स्पॉट पाया जाता है नियर द निप्पल, वहाँ पे बहुत सारी नर्व्स आई हुई रहती हैं, वो डार्क स्पॉट को बोलते हैं एरियोला। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा निप्पल से अटैच्ड होता है लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, और लैक्टिफेरस डक्ट और ये जो हमारा मेमोरी ग्लैंड है वो बहुत सारे लोब्स में डिवाइड होता है, ठीक है, इनको बोलते हैं मेमोरी लोब्स। ये मेमोरी लोब्स हैं, इन्हीं में मिल्क फॉर्मेशन होता है। तो क्योंकि इनमें बहुत सारी क्लस्टर्स ऑफ सेल पाई जाती हैं जिनको एल्वियोली बोलते हैं और ये मिल्क फॉर्मेशन करते हैं। और इनके चारों ओर जो ये येलो कलर का ये ग्लैंडुलर सेल्स पाए जाते हैं और इसमें एडिपोज टिश्यू या फैट्स भी पाए जाते हैं। यहाँ दिया होगा एडिपोज टिश्यू या फैट भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें मिल्क फॉर्मेशन होगा विद द हेल्प ऑफ एल्वियोलिस या एल्वियोलर सेल्स। और ये मिल्क एल्वियोली के ल्यूमेन, ये जो खाली स्पेस है इसमें रिलीज हो जाएगा। वहाँ से जो है ये निकलेगा और आएगा मेमोरी ट्यूब्यूल्स के अंतर्गत, यानी कि जितने भी हमारे एल्वियोली हैं सबसे मिल्क निकल के आएगा एक कलेक्टिव जगह पे जिसको बोलेंगे मेमोरी ट्यूब्यूल्स। मेमोरी ट्यूब्यूल्स से फिर ये बहुत सारी मेमोरी ट्यूब्यूल्स ज्वाइंट होके एक बनाती हैं मेमोरी इम्प्यूला। जैसे ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स यहाँ पे वाइडर बना रहा है, एरिया वाइडर, जिसको मेमोरी एम्प्यूला बोलेंगे। ठीक है, और मेमोरी एम्प्यूला फिर लीड करेगा लैक्टिफेरस डक्ट में इस तरह से, और फिर जब बेबी सक करेगा तो निप्पल के थ्रू मिल्क रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है सारी चीज़ें। और ये जो दिया है मायो एपिथेलियल सेल्स जो कि हेल्प करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं मिल्क को रिलीज कराने में एल्वियोलर सेल्स को। ठीक है, तो ये हमारा मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में हो गया, मिल्क ग्लैंड्स के बारे में हो गया इम्पॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, अब देखते हैं हम फीमेल में oogenesis या बोल सकते हैं गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल्स। ये गैमेट फॉर्मेशन या ओवम फॉर्मेशन कैसे होता है। तो गैमेटोजेनेसिस इनका फीमेल का एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जब फीमेल बेबी यूटेरस में ही रहती है मदर के, तभी इनका गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। और इनमें जो है ओगोनियल मदर सेल्स जो है या
जितना भी है सब फॉर्म हो जाती हैं, और उसके बाद फिर कोई नेक्स्ट ओगोनियल सेल्स फॉर्म नहीं होती। बिलियंस ऑफ ओगोनिया फॉर्म, नो मोर एडेड आफ्टर द बर्थ, यानी कि बर्थ के बाद कोई उसमें डिवीजन नहीं होता। जैसे कि हमने देखा था स्पर्मेटोगोनियल सेल्स में फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता था और फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता था, बट इसमें कुछ नहीं, इसमें एक बार जो बन गया वो फिक्स हो गया। अब उसमें जो भी होगा वो मियोटिक डिवीजन होगा, ठीक है। और यहाँ तक कि ये मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट तक पहुँच जाते हैं और उसके बाद वो अरेस्ट हो जाते हैं या फिर रेस्ट पोजीशन में चले जाते हैं, स्लीपिंग स्टेज में चले जाते हैं। यानी कि इनमें जितनी भी ओगोनियल सेल्स बननी थी सब बन गई, वो प्रोफेज फर्स्ट में जाके अरेस्टेड हो गई हैं या इनएक्टिव हो चुकी है, ठीक है। अब प्यूबर्टी आते आते ये जितने भी हमारे सेल्स हैं उसमें से बहुत सारी सेल्स डीजेनरेट कर जाती हैं, बहुत सारी सेल्स डीजेनरेट कर जाती हैं। केवल 60,000 से 80,000 केवल फॉलिकल्स में बचते हैं, बाकी सारे डीजेनरेट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखते हैं कैसे कैसे इनमें डिविजन्स हो रहे हैं। तो कह रहा है ये अडल्ट ओवरी है, इसमें हमारा ओवम फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। तो फर्स्ट क्या होगा, इसमें जो हमारा प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्टेड है प्राइमरी oocyte, उसके चारों ओर कुछ सेल्स इकट्ठा हो जाएंगी जिनको बोलेंगे ग्रैनुलोसा की सेल्स। वो ग्रैनुलोसा की सेल्स इकट्ठा होंगी तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल्स। और ज़्यादा इसमें ग्रैनुलोसा की सेल्स इकट्ठा हो जाएंगी सेकेंडरी फॉलिकल्स बोलने लगते हैं, और ज़्यादा इकट्ठा हो जाएंगी तो टर्शरी फॉलिकल्स बोलने लगते हैं। अब ये जैसे जैसे ग्रैनुलोसा की सेल्स इसमें अटैच होती जाती हैं, ये 2-3 लेयर फॉर्मेशन कर लेती हैं। जैसे सबसे बाहर वाली लेयर को बोलेंगे थीका एक्सटर्ना, अंदर वाली लेयर को थीका इंटरना बोलेंगे। ये एक्सटर्ना हो गया, ये इंटरना हो गया, ऐसे इंटरना, ये थीका एक्सटर्ना बाहर वाला और अंदर वाला इंटरना, ठीक है। बाकी ये जो है हमारी ग्रैनुलोसा की सेल्स हैं ही, ठीक है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें और भी सेल्स जुड़ती जाएंगी और ये ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा और उसमें एक खाली स्पेस बन जाएगा, फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसको एंट्रम बोलते हैं। और एक जगह पे हमारा वन साइड में ये प्राइमरी उस साइड इसमें अटैच्ड रहेगा, ठीक है। प्राइमरी oocytes जो हैं फर्स्ट जो इसमें मियोटिक डिवीजन जब कंप्लीट होगा तो एक छोटा सा सेल बनेगा जिसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। यानी कि इसमें जो सेल डिवाइड होंगे इक्वल डिवाइड नहीं होंगे, एक लार्ज सेल बनेगा जो सेकेंडरी oocyte कह सकते हैं इसको, और जो बाकी फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा जो सेकेंडरी oocyte की तरह वर्क करेगा। ये बाद में ओवम के ओव्यूलेशन होगा तो ओवम के रूप में रिलीज हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसी चीज़ को देख सकते हैं, ओगोनियम के अंतर्गत ये एम्ब्रियो के ही लेवल पे हो जाता है, फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट होगी, ठीक है। और इसके बाद प्राइमरी oocyte बनेगा। प्राइमरी oocyte जो है कि अनइक्वल डिवीजन होगा, तो यहाँ पे एक पोलर बॉडी बनेगा और एक सेकेंडरी oocyte निकलेगा, ठीक है। फिर ये सेकेंडरी oocyte ओवम के रूप में वर्क करेगा। तो ये है फंक्शन, ये हम बोल सकते हैं oogenesis या फिर गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल्स। तो गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल्स इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द मेल्स। उनमें जैसा था उससे एकदम अपोजिट है या डिफरेंट है। वहाँ पे इक्वल डिवीजन होता था, कोई पोलर बॉडी नहीं बनता था। वहाँ पे प्यूबर्टी के समय में माइटोटिक डिवीजन बहुत सारा होता था, यहाँ पे कोई माइटोटिक डिवीजन नहीं है। सारा जो भी डिवीजन होना है वो या जो भी सेल्स बनने हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बन जाते हैं। अब देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है
क्या है कि जब ओवम रिलीज हो गया तो ओवम रिलीज होने के बाद अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो जो हमारी यूटेरस की एंडोमेट्रियम है वो ब्रेक करके ब्लड के साथ निकलने लगती है और इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। और ये हर 28 दिन पे रिवाइज होती है और इसीलिए इस साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो अब इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 फेज हैं, एक है मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटल फेज। तो जो मेंस्ट्रुअल फेज है हमारा, इसमें फर्स्ट 5 डेज क्या होता है, हमारा ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो यहाँ पे यूटेरस की लेयर, ये जो यूटेरस की लेयर है वो ब्लड के साथ निकलती है। ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग अकर्स ओनली इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज। तो अगर ये फर्टिलाइज्ड ओवम नहीं है तो ये मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो हमारा इधर से भी देखते रहते हैं हार्मोनल क्या क्या चेंज हो जाएगा। तो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होगा, धीरे धीरे जो FSH है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा और जब जैसे ही मेंस्ट्रुअल फेज खत्म होगा ये FSH बढ़ते बढ़ते क्या करेगा, जैसा कि नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये जो फॉलिकल्स हैं उनके थ्रू ये इनको स्टिमुलेट करेगा कि फॉलिकल्स बने, ग्राफियन फॉलिकल्स बने। तो ग्राफियन फॉलिकल्स बने उसको स्टिमुलेट करेगा। तो जैसे जैसे ये फॉलिकुलर फेज बढ़ेगा उसमें हमारा फॉलिकल जो है वो एस्ट्रोजन बनाना स्टार्ट करेगा, या यूँ बोलें ग्राफियन फॉलिकल या फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स जो हैं वो एस्ट्रोजन फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा। और जब एस्ट्रोजन फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, ये एस्ट्रोजन फॉर्मेशन जैसे ही पीक पे पहुंचेगा वो तुरंत पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज करेगा या ब्रेन को मैसेज करेगा और ब्रेन तुरंत रिलीज कराएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, बहुत ही फास्ट और हाई अमाउंट में रिलीज होगा, जिसके वजह से ये जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल है उसमें से ओवम रिलीज हो जाएगा। इसको बोलते हैं LH सर्ग रप्चर, क्योंकि LH बहुत फास्ट बढ़ा और उसके वजह से ओवम रिलीज हो गया। इसको कौन मोटिवेट किया, एस्ट्रोजन का जो लेवल है जो कि खुद ओवम के अंदर या फॉलिकल्स के अंदर ही फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, इसके बाद ये फॉलिकुलर फेज खत्म हुआ, अब स्टार्ट होता है ल्यूटल फेज। इसमें क्या होगा, ल्यूटल फेज में जो हमारा एस्ट्रोजन का लेवल है वो धीरे धीरे अब क्या होगा, कम तो नहीं बोलेंगे लेकिन ये इसके साथ साथ अब ये चूंकि ओवम रिलीज हो चुका है तो इसके अंदर एक नया हार्मोन बनेगा जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। ये पर्पल वाला जो है ये दिखा रहा है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल। तो कार्पस ल्यूटियम रिलीज होने के बाद ओवम, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है वो कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है और इसके वजह से ये एक हार्मोन रिलीज करता है जो कि इंडोमेट्रियल लाइनिंग, जो इंडोमेट्रियम लाइनिंग है यूटेरस की इनर लाइनिंग है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी कि फिर से इंडोमेट्रियल लाइनिंग फॉर्म के साथ साथ उसमें जो इंडोमेट्रियल लाइनिंग की थिकनेस, उसमें ब्लड की सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि बेबी का इजीली इम्प्लांटेशन हो सके, डेवलपमेंट हो सके। तो कार्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा जिससे कि मेंटेनेंस और सप्लाई ऑफ ब्लड अच्छे से हो एंडोमेट्रियम में। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाएगा और उसके वजह से सडनली जो ये हार्मोन है फॉल करेगा, और जैसे ही फॉल होगा हार्मोन का तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए कोई हार्मोन नहीं रह जाता। इसके वजह से ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग फिर से क्या करेगी, डिग्रेड करना स्टार्ट करेगी ब्लड के साथ और मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है हमारा
प्रोजेस्टेरॉन इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन, ये सारी चीज़ें दी हुई। ठीक है, अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन कि कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे मूवमेंट ऑफ। तो ड्यूरिंग द कोएटस या सेक्सुअल कांटेक्ट क्या होता है, वेजाइना में पेनिस इंटर करता है, तो उसके बाद उसमें स्पर्म रिलीज होता है। स्पर्म रिलीज होने के बाद ये स्पर्म मोटाइल होते हैं, ये सर्विक्स के थ्रू एंट्री करते हैं और दोनों साइड में ओविडक्ट में इंटर करते हैं। अब जिधर भी ओवम रिलीज है, मान लो इस साइड में आपका ओवम रिलीज है, तो इस साइड में ओवम आके एम्पुला रीजन में वेट करेगा और इधर से जो है स्पर्म जाके एम्पुला रीजन में फर्टिलाइज करेगा, और जैसे ही ये फर्टिलाइज होगा तो जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये देखिए एम्पुला रीजन में आके ओवम रुका हुआ है और इधर से स्पर्म आके इसको फर्टिलाइजेशन करेगा। तो क्या कह रहा है, फर्स्ट जब फर्टिलाइजेशन होगा तो होगा क्या, जाइगोट फॉर्मेशन होगा। लेकिन उससे पहले देखते हैं क्या है कि कांटेक्ट एंड जोना ब्लॉक, जैसे ही कांटेक्ट में आएगा ओवम के स्पर्म, तो जोना पेलिसिडा की जो लेयर है वो तुरंत बाकी स्पर्म को ब्लॉक कर देगी। एक सडन इसके मेम्ब्रेन में चेंज आएगा जिससे बाकी स्पर्म एंट्री नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो एक्रोसोम है इसका ये पेनिट्रेट करेगा, डिग्रेड करेगा लेयर को, और जो स्पर्म फर्टिलाइज किया है उसका न्यूक्लियस अंदर आ जाएगा, और उसी समय सडनली सेकेंड मियोसिस कंप्लीट होती है और ऊटिड निकलता है, ऊटिड या हैप्लॉइड ओवम बोल सकते हैं, फिर से निकलता है, और सेकेंड पोलर बॉडी भी निकलती है। ठीक है, इसके बाद दोनों के न्यूक्लियस फर्टिलाइज करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा और जाइगोट फॉर्मेशन होगा। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद देखते हैं ये जाइगोट बन गया है। ठीक है, जाइगोट कहाँ बना है, एम्पुला रीजन में बना है। वहाँ से जाइगोट में धीरे धीरे डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, और माइटोटिक डिवीजन 2 सेल, फिर 4, फिर 8, डबल होता रहेगा 16, और इस तरह से करके होता रहेगा। ठीक है, तो जब ये 4 सेल या 8 सेल्स का हो जाएगा तो इसमें जो सेल्स पाए जाएंगे इनको बोलेंगे ब्लास्टोमर्स, और ये ब्लास्टोमर्स जब 8 to 16 का हो जाएगा तो इसको बोलेंगे मारूला। ठीक है, और उसके बाद ये जो मारूला है धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, इसमें सेल डिवीजन होता जाएगा, और इसमें कुछ जो सेल्स हैं बाहर की बाउंड्री क्रिएट करेंगी। ठीक है, जिसको बोलेंगे ट्रोफोप्लास्ट, और कुछ सेल्स अंदर इनर मास सेल्स बनाएंगी, इनर मास सेल्स। तो ठीक है, ये देखिए ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर, बाहर वाला ट्रोफोब्लास्ट, अंदर वाला इनर मास सेल्स। ठीक है, और ये फिर यूटेरस की इंडोमेट्रियम लाइनिंग से आके अटैच हो जाएंगे, ये यूटेरस की इंडोमेट्रियम लाइनिंग से आके अटैच हो जाएंगे। ठीक है, और ये अटैच हो जाएंगे तो फर्स्ट ये है उसका अटैचमेंट एंड एम्बेडिंग। ठीक है, लेयर गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम, रैपिडली डिवाइडिंग यूटेराइन सेल्स कंप्लीटली कवरिंग ब्लास्टोस। तो कह रहा है ये यूटेरस में जैसे ही अटैच होंगी, यूटेरस की बहुत सारी सेल्स डिवाइड करेंगी और इसको कवर कर लेंगी चारों तरफ से। ये जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है इसको चारों तरफ से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट इसके अंदर एम्बेडेड मतलब धंस जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है हमारी यूटेरस। ये हमारा है फर्टिलाइजेशन। अब आगे देखते हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या है प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट? तो कह रहे हैं कि अब तो ये एम्ब्रियो इसमें अटैच हो चुका है, जैसे जैसे धीरे धीरे ये बड़ा होने लगता है। ठीक है, बड़ा होते होते अब इसमें जो ट्रोफोप्लास्ट की लेयर है वो कुछ क्रोनिक विलाई जैसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप करती हैं। ठीक है, जिनको क्रोनिक विलाई कहते हैं। और यहाँ पे जो यूटेराइन वॉल्स हैं उनमें से देखिए
क्रोनिक वेलाई और यूनिटेराइन टिश्यू मिलके, ये दोनों मिलके प्लेसेंटा बना लेते हैं। ये दोनों मिलके, ये यूटेरस की जो टिश्यू है और ये जो क्रोनिक वेलाई है, ये दोनों मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो इंडोक्राइन टिश्यू की तरह वर्क करता है या हार्मोन भी रिलीज करता है, और ये प्लेसेंटा इसको कहते हैं। ये क्या करता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है एम्ब्रियो को, और इसमें से कार्बन डाई और रिमूव करता है वेस्ट मटेरियल, ठीक है, क्योंकि इसी के थ्रू ब्लड वेसल्स एंट्री करती हैं। और ये जो हमारा प्लेसेंटा है, ये बेबी से अम्बिलिकल कॉर्ड, ये जो है हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू कनेक्ट रहता है। तो यानी प्लेसेंटा कनेक्ट विथ बेबी या डेवलपिंग एम्ब्रियो विद द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। और यहाँ पे वेस्ट मटेरियल एक्सचेंज होते हैं। अब कुछ हार्मोन्स जो है प्लेसेंटा रिलीज करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये हार्मोन्स हैं जो कि केवल प्रेगनेंसी के समय रिलीज होते हैं। ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन और रिलैक्सिन। ओवरी की लेयर, जो ओवरी वाली लेयर है, यानी ओवरी में जो थी लेयर, उनके और भी कुछ हार्मोन्स के लेवल बढ़ जाते हैं या इनमें रिलीज होते हैं। एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसॉल, थायरॉक्सिन, प्रोलैक्टिन, ये सारे हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बढ़ जाते हैं ब्लड में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं बेबी के गुड हेल्थ और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो इंक्रीज प्रोडक्शन एसेंशियल फॉर फीटल ग्रोथ एंड ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब देखें एम्ब्रियोनिक डिफरेंशिएशन, कह रहा है जो एम्ब्रियोनिक सेल्स बनी थी, ब्लास्टोसिस्ट बना था, उसमें जो इनर मास सेल्स हैं वो स्टेम सेल का काम करती हैं। तो जो इनर मास सेल्स हैं वो स्टेम सेल का काम करती हैं और 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं, इक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। ये हमारा नर्वस सिस्टम, स्किन बनाता है। मीजोडर्म मसल, स्केलेटन, सर्कुलेटरी सिस्टम। इंडोडर्म इंटरनल ऑर्गन्स बनाता है, जितने भी, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम हो और जो भी है चीज़ें, वो बनाता है। अब कह रहा है बेबी का डेवलपमेंट किस मंथ में क्या क्या ऑर्गन्स बनते हैं। तो कह रहा है फर्स्ट मंथ में बेबी का हार्ट बन जाता है, और हम इसको स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। सेकेंड मंथ में फोएटस का लिम्ब और डिजिट बनने लगता है, ठीक है। 3 मंथ में क्या होता है, ज़्यादातर ऑर्गन्स अंदर बन जाते हैं। लिम्फ और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन वेल डेवलप, यानी कि बाहर का जेनाइटल ऑर्गन बन जाता है, जो हाथ और पैर बन जाते हैं, ये सारी चीज़ें। 5th मंथ में क्या होता है, धीरे धीरे फोएटस क्या करता है, मूवमेंट अंदर करने लगता है, और इसके सिर पे छोटे छोटे बाल आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि 6 महीने में क्या होता है, 6 महीने में पूरा बॉडी जो है छोटे छोटे हेयर से कवर्ड होता है। इनके पलकें आ जाती हैं, आईलिड्स आ जाते हैं, ठीक है। और इसके आई के ऊपर स्मॉल आईलैशेस या हेयर्स आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें। 9 मंथ के बाद हमारा बेबी पूरा डेवलप हो जाता है अच्छे से, और जब सिग्नल मिलता है तो वो डिलीवरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे डिलीवरी होती है, या पार्ट्यूरेशन कैसे होता है, बेबी बर्थ कैसे होता है, और लैक्टेशन कैसे होता है, फीमेल कैसे फीडिंग कराती है। कह रहा है जैसे ही बेबी फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है, अच्छा बेबी के डेवलपमेंट पीरियड को गैस्टेशन पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है जैसे ही बेबी फुल्ली डेवलप हो जाता है तो प्लेसेंटा के थ्रू सिग्नल धीरे धीरे आने लगते हैं, और जब सिग्नल आते हैं तो जो हमारा इंडोमेट्रियम के बाद मायोमेट्रियम है, उसमें स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, और मैसेज जो आता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पास जाता है, और वहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। वो इस ऑक्सीटोसिन यूटेराइन मसल्स जिसको बता रहा हूँ मैं, मायोमेट्रियम को सिग्नल देता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और स्ट्रॉन्गर जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होंगे, और इससे स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स क्रिएट होता है, और इसके वजह से फिर बेबी बाहर की तरफ एक्सपेल हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब कह रहा है लैक्टेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, छोटे बच्चों को मदर मिल्क क्यों इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्रोटीन
इनमें पाया जाता है इनिशियल डेज में, जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, जो कि बहुत ज़्यादा उसमें एंटीबॉडीज़ पाई जाती है। एंटीबॉडीज़ जो बोल सकते हैं डिजीज से फाइट करने के लिए प्रोटीन्स होते हैं, जो कि बेबीज़ के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों को डिजीज से बचाते हैं। और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, कैल्शियम वगैरह पाया जाता है, जिससे बेबी का ग्रोथ अच्छे से हो सकता है। ठीक है, इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मेडिकल इशू नहीं है तो बेस्ट है मदर मिल्क फॉर बेबी। ठीक है, तो ये है हमारा पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है और मैं समझता हूँ कि ये चैप्टर बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे, क्योंकि स्लाइड्स बहुत ही इजी वे में समझाई गई हैं। तो आप सभी को सेशन को लाइक करने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद।